इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये असली तस्वीरें हैं जो अगस्त के शुरू में अलेक्सिव का गांव में रिकॉर्ड हुई थी। वहां कुछ असाधारण होने वाला था। चलो 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 चलो। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक यूक्रेनी विशेष बल इकाई रूसी सीमा के पीछे घुस गई और कुछ ही घंटों बाद जमीन पर सैनिकों, तोपखाने और ड्रोन के बीच बेहतरीन तालमेल के बाद लगभग 900 रूसी हताहत हुए। लेकिन जो वाकई हैरान करता है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह है कि उसके बाद क्या हुआ। रूसी सैनिकों ने लड़ने से इनकार करना शुरू कर दिया। इंटरसेप्ट की गई रिकॉर्डिंग्स ने एक कड़ी हकीकत दिखाई। वे रेडियो चालू कर रहे थे और आगे न बढ़ने के लिए बहाने बना रहे थे। वे अपने ही कमांडरों की कड़ी सजा का जोखिम उठाना ज्यादा पसंद करते थे, बजाय इसके कि वे इन लोगों का सामना युद्ध के मैदान में करें। और यह हमें दो सवालों तक ले जाता है। आखिर यह कौन सी यूक्रेनी यूनिट है जो रूसी सैनिकों को इतना डरा देती है कि वे यहां तक कि भाग जाना भी पसंद करते हैं? और उन्होंने अलेक्सेयेवका में ऐसा क्या किया जो इतना विनाशकारी था? देखो, जो हो रहा है उसे समझने के लिए मुझे तुम्हें कुछ दिखाना होगा जो पिछले साल अगस्त में हुआ था। उस समय यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसकी नियमित सेनाएं सीमा पार कर गईं और कुर्स्क ओब्लास्ट, जो कि रूसी क्षेत्र है, में घुस गईं। लेकिन यह कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। उन्होंने 1000 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें दर्जनों गांव और महत्वपूर्ण शहर सुज्जा भी शामिल है। यह रूसी भूमि पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। पुतिन के लिए यह एक विनाशकारी रणनीतिक अपमान था। आखिरकार रूस अपना खुद का क्षेत्र भी नहीं बचा सका। सैन्य श्रेष्ठता की वह कहानी बिखर गई थी और पुतिन जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। तभी क्रेमलिन ने एक फैसला लिया जो बाद में घातक गलती निकला। कुर्स्क की रक्षा को बस मजबूत करने के बजाय पुतिन ने कुछ और भी बड़ा करने का आदेश दिया। वह एक बफर जोन बनाना चाहता था। यह विचार अपेक्षाकृत सरल था। रूसी लोग सुमी में यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते ताकि दुश्मन की सेनाओं को रूसी सीमा से दूर धकेला जा सके। और इसी साल जनवरी में पुतिन ने इस मिशन के लिए 50,000 सैनिक तैनात किए। रूसियों के लिए हमला अच्छी शुरुआत के साथ हुआ। शुरू में ही कुछ जीतें मिली। रूस ने अप्रैल तक कई सीमा गांवों और लगभग 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर चीजें गलत होने लगी, बहुत ज्यादा गलत। रूसी हमला एक थकाऊ युद्ध बन गया। कल्पना कीजिए ऐसे हमलों की जहां बहुत बड़े सैनिक समूह एक साथ हमला करते हैं, जटिल रणनीतियों की जगह सिर्फ ताकत और संख्या का इस्तेमाल करते हैं। इसे ह्यूमन वेव रणनीति कहा जाता है, जिसमें वे यूक्रेनी किलेबंद ठिकानों पर आगे बढ़ते हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हर दिन 300 से 400 रूसी सैनिक मारे गए। और सबसे बुरी बात, इतनी बड़ी मानवीय कीमत चुकाने के बावजूद कोई क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ। वहां सुमी में, जो इलाका रूसी हमलों की कुल 11% कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता था, जुलाई में वहां की आक्रामक कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। शुरुआती बढ़त के बाद से रूसियों ने शून्य क्षेत्र पर कब्जा किया है। फिर जून के अंत में तिमूर स्पेशल फोर्सेस यूनिट को उस इलाके में तैनात किया गया और यहीं से चीजें गंभीर हो गईं। तिमूर कोई आम यूनिट नहीं है। उन्होंने पहले भी कब्जा की गई क्रीमिया और यहां तक कि सूडान में भी ऑपरेशन किए हैं, ऐसे मिशन जिन्हें बहुत लोग नामुमकिन मानते हैं। वे भूतों की तरह वहां आते हैं जहां उनकी कम से कम उम्मीद होती है। लेकिन अगस्त ऑपरेशन को इतना खास बनाने वाली बात सिर्फ तिमूर नहीं थी। ये किसी बनबेस की तिमूर नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि इसे कैसे अंजाम दिया गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने एक विशेष टास्क फोर्स बनाई थी। 12 अलग अलग उप इकाइयां, जिनमें से हर एक की अपनी खास विशेषज्ञता थी। काइमेरा को टोही और तोड़-फोड़ के लिए चुना गया था। वहां साइबेरियाई बटालियन भी थी, जो पुतिन के खिलाफ लड़ने वाले रूसी स्वयंसेवकों से बनी थी। रेवेन समूह, जो ड्रोन विशेषज्ञ हैं, और टोही और बिना चालक दल वाले सिस्टम के लिए पहली पंक्ति है। यह आधुनिक युद्ध की एक परिपूर्ण सिम्फनी थी। रणनीति अपनी सादगी में शानदार थी। जमीन पर मौजूद विशेष बल मुख्य तत्व नहीं थे। वे दुश्मन को खोजने, रोकने और उसे पहले से तय क्षेत्रों में ले जाने का काम करते थे। एक बार जब रूसी जाल में फंस जाते तो उन्हें सटीक तोपखाने और ड्रोन के झुंडों द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जाता था। पैदल सेना ड्रोन का समर्थन कर रही थी, न कि इसके विपरीत। यह पारंपरिक सैन्य सिद्धांत का पूरी तरह से उल्टा था। और इन पलों में हम इन अभियानों के नायक का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन या एफपीवी। एक अंदाजा लगाने के लिए यूक्रेन 2025 की शुरुआत में हर महीने लगभग 2 लाख ड्रोन बना रहा था। यह ड्रोन, जो बनाना भी सस्ता है, करोड़ों की कीमत वाले सैन्य उपकरणों को नष्ट करने में सक्षम है। कुछ अनुमानों के अनुसार ये ड्रोन युद्ध के मैदान में रूसी हताहतों के लिए 80% तक जिम्मेदार है। और अलेक्सिवका में इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन सिर्फ सहायक उपकरण नहीं थे, वे मुख्य हथियार थे। विशेष बलों ने जो किया वह था 15 किलोमीटर की एक मौत की जोन बनाना, जिसे ड्रोन के झुंडों द्वारा गश्त किया गया। रूसी सेना की कोई भी हरकत तुरंत पकड़ ली जाती थी और नष्ट कर दी जाती थी। उस गांव में जो हुआ वह सैन्य रणनीति से बढ़कर था। एक परफेक्ट हाथ लगाकर हमला। तिमूर यूनिट के ऑपरेटर गहराई तक रूसी इलाके में घुस गए थे। उन्होंने दुश्मन की पोजीशन साफ की, विरोध को खत्म किया और एक सुरक्षित पोजीशन बना ली। यह सब कुछ रियल टाइम में समन्वित किया गया, जिसमें तोपखाना और रिमोट से चलाए जा रहे ड्रोन शामिल थे। दुश्मन के इलाके में यह कमांड और कंट्रोल का असाधारण स्तर दिखाता है। परिणाम विनाशकारी रहा। 334 रूसी सैनिक मारे गए, 550 घायल हुए। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे विनाशकारी परिणाम सिर्फ आंकड़े नहीं थे। यह वह था जो रूसी सैनिकों के मन में हुआ। रेडियो इंटरसेप्शन ने कुछ असाधारण खुलासा किया। रूसी सेना के सैनिकों ने पोजीशन पर हमला करने से इनकार करना शुरू कर दिया। तिमूर यूनिट की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में वे बहाने बनाते थे, किसी भी तरह से टकराव से बचने की कोशिश करते थे। तिमूर यूनिट सचमुच एक डरावना भूत बन गई थी, एक ऐसी ताकत जिसकी सिर्फ प्रतिष्ठा ही दुश्मन की गतिविधियों को ठप करने के लिए काफी थी। और इससे एक भयानक दुविधा पैदा हो गई रूसी सैनिकों के लिए। आगे बढ़ना लगभग निश्चित मौत का मतलब था यूक्रेनी विशेष बलों के हाथों, और मना करना अपने ही कमांडरों की क्रूरता का सामना करना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी सैन्य प्रणाली अपनी आंतरिक क्रूरता के लिए जानी जाती है। वे सैनिक जो आदेश मानने से इनकार करते हैं, उन्हें जेल से भी आगे की सजाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी रिपोर्टें हैं कि सैनिकों को तहखानों में बंद कर दिया जाता है, पीटा जाता है, या उन्हें उस चीज के लिए मजबूर किया जाता है जिसे वे बाबा यागा के लिए बलिदान कहते हैं। सैनिक को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। वह भूख, ठंड से मर सकता है या यूक्रेनी बलों द्वारा पकड़ा जा सकता है। देशद्रोह के लिए आधिकारिक अधिकतम सजा 15 साल की जेल है। लेकिन युद्ध के मैदान में न्याय अक्सर ज्यादा तेज और ज्यादा क्रूर होता है, और यही स्थिति रूसी सेना को अंदर से सक्रिय रूप से खोखला कर रही है। तुम लोग यहां क्यों रहना चाहते हो? इन पेड़ों और बाथरूम के साथ यही मर जाओगे। हर सैनिक जिसे लड़ने से इनकार पर सजा मिली, वो ऐसी हानि है जो यूक्रेन को सीधे नहीं पहुंचानी पड़ी। ऑपरेशन तिमूर ने रूसी नुकसानों पर कई गुना असर डाला। सिर्फ सीधे नुकसान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने एक ऐसे सैन्य तंत्र की समस्याओं को और बढ़ा दिया
जो अपने ही लोगों को सजा देता है और मारता है। आंकड़े रूसी आपदा की भयावहता को उजागर करते हैं। अनुमान बताते हैं कि रूस ने सफलता में लगभग 8,000 पुरुषों को खो दिया और गर्मियों के दौरान यह लगभग 50,000 सैनिकों की कुल ताकत का 5वां हिस्सा है जो इस क्षेत्र के लिए समर्पित थी। और फिर अगस्त का ऑपरेशन आया। कुछ ही घंटों में इस सूची में 884 और हताहत जोड़ दिए गए थे। लेकिन यूनिट तिमूर ने इससे भी ज्यादा विनाशकारी कुछ किया। उन्होंने न केवल भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि उस क्षेत्र को फिर से जीत लिया जिसे रूस की रक्षा करनी थी और उसे यूक्रेनी हमलों के लिए एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया जो और भी गहरे तक जा सकते हैं। रूसी सैनिकों की राशन और गोला बारूद आपूर्ति बंद कर दी गई थी। रूस क्षेत्रीय लाभ की स्थिति से क्षेत्रीय नुकसान की स्थिति में चला गया। मुझे नहीं पता कि आपने इस कहानी में कोई विडंबना महसूस की या नहीं। जरा सोचिए, पुतिन ने कुर्स्क को भविष्य में यूक्रेनी आक्रमणों से बचाने के लिए बफर जोन बनाई, लेकिन 50,000 सैनिकों को सुमी भेजकर उन्होंने कुर्स्क को और भी ज्यादा सुरक्षित बना दिया। सीमा की रक्षा के लिए कम सैनिक उपलब्ध होने और मनोबल पूरी तरह से टूट जाने के कारण अपने ही क्षेत्र में एक और हमले को रोकने की रूस की क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो गई। यूनिट तिमूर का ऑपरेशन युद्ध के भविष्य के बारे में एक बुनियादी बात साबित करता है। अब यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि तकनीक, सटीकता और मनोविज्ञान की बात है। एक छोटी, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत सेना संख्या में अधिक दुश्मन को भी असमान रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। युद्ध का यह मॉडल, जो जमीन पर मानवीय कार्रवाई को बिना चालक वाली तकनीक की दूरस्थ मारक क्षमता के साथ पूरी तरह से जोड़ता है, दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें नेटो भी शामिल है। यूक्रेन ने रूस की रक्षात्मक रणनीति को एक यूक्रेनी आक्रामक रणनीति में बदल दिया है और पुतिन का यह समाधान आखिरकार एक आपदा बन गया। पुतिन द्वारा चुनी गई घर्षण की यह युद्ध उससे कहीं अधिक महंगी साबित हो रही है जितनी उसने कभी उम्मीद की थी। और आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ड्रोन युद्ध का भविष्य है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर यह कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सैन्य विश्लेषण में भी रुचि है। अगली बार मिलते हैं।